हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जितने भी यूजी छठे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उनका मेजर सब्जेक्ट जियोग्राफी है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि छठे सेमेस्टर में 3 मेजर पेपर पढ़ना है। मेजर पेपर 10, मेजर पेपर 11 और मेजर पेपर 12। तो आज की इस वीडियो में हम मेजर पेपर 10 जियोग्राफी के मॉडल सेट को देखने वाले हैं, जिसमें आपको VVI ऑब्जेक्टिव, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। VVI क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम का पैटर्न यही है, पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का ये मॉडल सेट इसी पे आधारित है, MJC 10 जियोग्राफी के सिलेबस पे आधारित है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको दूसरे वीडियो का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी आपको यूनिट वाइज वीडियो चाहिए तो यूनिट वाइज भी इसका वीडियो पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में सारे यूनिट को मिला के मॉडल सेट को तैयार किए हैं। ठीक है, मॉडल सेट आपको पता है कि मॉडल सेट क्या होता है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो चलिए, इसमें आपको दिख भी रहा होगा बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये सभी विश्वविद्यालय के लिए है, चाहे आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। तो MJC 10 क्या है, किससे रिलेटेड है, तो वो है इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। तो चलिए देख लेते हैं मॉडल सेट को। तो सबसे पहले सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं? 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसमें कुल 25 ऑब्जेक्टिव है। तो मान के चलिए आपका 10 जो ऑब्जेक्टिव है इसी में से आने का पूरा संभावना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म जियोग्राफी? तो ये जो मॉडल सेट है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको हिंदी में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है। ठीक है, तो भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म जियोग्राफी? तो ऑप्शन है पृथ्वी का वर्णन, मानव का अध्ययन, जल का अध्ययन, वनस्पति का अध्ययन। तो भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होना चाहिए इस चारों ऑप्शन के अनुसार? तो पृथ्वी का वर्णन होना चाहिए, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, एक का ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वी का वर्णन। तो भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। अब अगला प्रश्न है दूसरा, भूगोल का संबंध किन विषयों से है? तो जियोग्राफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट? तो भूगोल का संबंध किन विषयों से? तो देखिए, केवल इतिहास से, केवल अर्थशास्त्र से, प्रकृति एवं सामाजिक विज्ञान से, केवल राजनीति से। तो भूगोल का संबंध किन विषयों से है? तो प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान दोनों से। ठीक है, तो यानी कि 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी की परिधि का मापन करने वाले प्राचीन भूगोलवेत्ता कौन थे? तो पृथ्वी की परिधि का मापन करने वाले प्राचीन भूगोलवेत्ता कौन थे? तो वो थे इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज, यानी कि 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न है, टॉलमी किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो टॉलमी किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो वो मानचित्र एवं भूगोल के लिए किस क्षेत्र में? तो मानचित्र एवं भूगोल के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। कौन? टॉलमी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 4 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, स्ट्रैबो मुख्य रूप से किस प्रकार के भूगोल के लिए प्रसिद्ध है? तो स्ट्रैबो जो है मुख्य रूप से किस प्रकार के भूगोल के लिए प्रसिद्ध है? स्ट्रैबो इज मेनली नोन फॉर, तो वो है क्षेत्रीय वर्णन के लिए। तो स्ट्रैबो मुख्य रूप से किस प्रकार के भूगोल के लिए प्रसिद्ध है? तो क्षेत्रीय वर्णन के लिए। ठीक है, यानी कि 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अल इदरीसी। अल इदरीसी किस सभ्यता के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे? तो अल इदरीसी किस सभ्यता के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे? तो वो थे आपके अरब सभ्यता के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। कौन? अल इदरीसी, यानी कि 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हम मेनली हिंदी लैंग्वेज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में है ही। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भौतिक भूगोल के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? तो आधुनिक भौतिक भूगोल के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? तो वो माना जाता है हमबोल्ट। ठीक है, हमबोल्ट, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, हु मेड एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिकल जियोग्राफी। तो कौन है? वो है हमबोल्ट, यानी कि 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव भूगोल के विकास में रिटर का प्रमुख योगदान किससे संबंधित है? तो मानव भूगोल के विकास में रिटर का प्रमुख योगदान किससे संबंधित था? तो वो संबंधित था आपका किससे? तो वो है आपका कहाँ गया? मानव
हाँ, तो वो है आपका मानव और पृथ्वी के संबंध। ठीक है, तो मानव भूगोल के विकास में रिटर का प्रमुख योगदान किससे संबंधित है? तो मानव और पृथ्वी के संबंध से। क्वेश्चन नंबर 9 है, रैटजेल किस विचारधारा से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं? तो रैटजेल किस विचारधारा से विशेष रूप से जुड़े हैं? तो वो है नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म। तो आप पढ़े होंगे नियतिवाद, संभव्यवाद और नियतिवाद एवं संभव्यवाद का द्वैतवाद भी पढ़े होंगे। तो यूनिट वाइज अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नियतिवाद क्या होता है। ठीक है, फिलहाल इसका ऑप्शन ए हो जाएगा नियतिवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लास किस विचारधारा से जुड़े थे? तो ब्लास किस विचारधारा से जुड़े थे? तो वो संभववाद से जुड़े हुए थे यानी कि पॉसिबिलिज्म से, यानी कि 10 का ऑप्शन ए। तो MJC 10 में आपको मेनली इसी के बारे में पढ़ना है, नियतिवाद एवं संभव्यवाद सिद्धांत के बारे में। अब है, मैकिंडर किस अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है? तो मैकिंडर किस अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपके हार्टलैंड अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूगोल में द्वैतवाद का अर्थ है? तो भूगोल में द्वैतवाद का क्या अर्थ होता है? तो भूगोल में द्वैतवाद का अर्थ होता है दो विरोधी दृष्टिकोण का अस्तित्व। जैसा कि आप इसमें पढ़ते हैं, द्वैतवाद के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? नियतिवाद एवं संभव्यवाद। तो वही है, दो विरोधी दृष्टिकोण का अस्तित्व भूगोल में द्वैतवाद का अर्थ है ये। ठीक है, यानी कि 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर है, भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? तो भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? तो फिजिकल जियोग्राफी स्टडीज ऑफ किसका? प्राकृतिक घटनाओं का, नेचुरल फिनोमेना का। ठीक है, फिनोमेना मतलब होता है घटना, तो नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, यानी कि 13 का ए। तो अधिकतर इसमें ऑप्शन ए आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ऑप्शन ए ही रहेगा, तो इतना तो आप जानते ही हैं। खैर, 14 नंबर, मानव भूगोल मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? तो ह्यूमन जियोग्राफी मेनली स्टडीज। तो मानव भूगोल मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? तो वो अध्ययन करता है मानव एवं उसकी गतिविधियों का, मानव एवं उसकी गतिविधियों, यानी 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नियतिवाद में किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो नियतिवाद में किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो प्राकृतिक पर्यावरण को, और संभव्यवाद में किसको दिया जाता है? मानव को। ठीक है, तो ये मेन अंतर है नियतिवाद एवं संभव्यवाद में, यानी कि 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर, संभववाद किस बात पर जोर देता था? संभववाद किस बात पर जोर देता है? तो मानव की संभावनाओं एवं विकल्पों पर जोर देता है, यानी कि 16 का ऑप्शन ए। 17 नंबर, नवनियतिवाद किसके बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है? तो ये दोनों के बीच, नियतिवाद एवं संभव्यवाद। तो न्यू डिटर्मिनिज्म अटेम्प्ट टू स्टेब्लिश अ बैलेंस बिटवीन क्या? प्राकृतिक और मानव, या यूं कह सकते हैं नियतिवाद एवं संभव्यवाद का। ठीक है, तो यानी कि 17 का ए हो जाएगा, प्रकृति और मानव। 18 नंबर, क्रमबद्ध भूगोल का दूसरा नाम क्या है? तो क्रमबद्ध भूगोल को और किस नाम से जाना जाता है? क्रमबद्ध भूगोल को, तो क्रमबद्ध भूगोल का दूसरा नाम क्या है? तो सिस्टमेटिक जियोग्राफी। क्या है दूसरा नाम? सिस्टमेटिक जियोग्राफी, यानी कि 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से, प्रादेशिक भूगोल का मुख्य आधार क्या है? तो प्रादेशिक भूगोल का मुख्य आधार क्या होता है? तो वो होता है किसी विशेष प्रदेश का समग्र अध्ययन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मात्रात्मक क्रांति का संबंध किससे है? तो मात्रात्मक क्रांति का संबंध आपका है गणितीय एवं सांख्यिकीय विधियों से है, मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल मेथड, यानी 20 का हो गया आपका। अब 21 नंबर है, व्यवहारवाद भूगोल में किस पर जोर देता है? तो व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म इन जियोग्राफी एम्फेसाइज, तो किस पे जोड़ देता है? तो वो जोड़ देता है आपका मानव व्यवहार एवं निर्णय पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है 22 नंबर, अनुप्रयुक्त भूगोल का उद्देश्य क्या है? तो अनुप्रयुक्त भूगोल का उद्देश्य होता है व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में भूगोल का प्रयोग। अब 23 नंबर है, स्थानिक विश्लेषण का संबंध किससे है? तो स्थानिक विश्लेषण का संबंध किससे है? तो वो आपका है स्थानिक प्रतिरूप एवं संबंध से। ठीक है, 24 नंबर है, परिवर्तित प्रतिमान का अर्थ क्या होता है? तो परिवर्तित प्रतिमान का अर्थ होता है अध्ययन के दृष्टिकोण में परिवर्तन, यानी कि 24 हो गया आपका। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव आपका सेक्शन ए का, समकालीन भूगोल में किस प्रकार की प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण है? तो समकालीन भूगोल में किस प्रकार की प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण है? तो वो है नई तकनीक एवं नवीन विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। तो इस प्रकार आपका मॉडल सेट का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। आप चलिए सेक्शन बी में आते हैं, जिसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। तो चलिए, पहला है शॉर्ट का, भूगोल की परिभाषा दीजिए तथा अन्य विज्ञानों के साथ इसके संबंध की व्याख्या कीजिए। देखिए, इंटरनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन यही था।
हाल फिलहाल में जो कॉलेज में आपका हुआ है इंटरनल एग्जाम, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही दिया हुआ था, भूगोल की परिभाषा दीजिए तथा अन्य विज्ञानों के साथ इसके संबंध की व्याख्या कीजिए। डिफाइन जियोग्राफी एंड एक्सप्लेन इट्स रिलेशनशिप विथ अदर साइंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भूगोल पृथ्वी की सतह, उस पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। भूगोल केवल ठीक है, भूगोल केवल पृथ्वी के विभिन्न तत्वों का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह भी समझने का प्रयास करता है कि कोई घटना किसी विशेष स्थान पर क्यों पाई जाती है और विभिन्न स्थानों के बीच क्या संबंध है। भूगोल का संबंध प्राकृतिक विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों दोनों से है। भौतिक भूगोल का संबंध भूविज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान यानी कि मिट्टी जिसको बोलते हैं, मृदा विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विषयों से है। उदाहरण के लिए स्थल रूपों के अध्ययन में भूविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है तथा जलवायु के अध्ययन में मौसम विज्ञान और भौतिकी का सहयोग मिलता है। मानव भूगोल का संबंध अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और मानव शास्त्र से है। जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन, नगरीकरण और राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन करते समय इन विषयों की सहायता आवश्यक होती है। आगे है, भूगोल को इसलिए एक सेतु विषय भी माना जाता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक पर्यावरण और मानव समाज दोनों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक भूगोल में गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटर, सांख्यिकीय मॉडल और स्थानिक विश्लेषण जैसी विधियों का भी प्रयोग बढ़ा है। इस प्रकार भूगोल का स्वरूप अंतर्विषयक है, यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि भूगोल का स्वरूप बहुआयामी है और यह पृथ्वी, पर्यावरण तथा मानव के बीच संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये रहा आपका भूगोल का परिभाषा एवं अन्य विषयों के साथ इसका संबंध। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका इंग्लिश में होगा तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, नेचुरल एंड ह्यूमन फिनोमेना एंड देयर स्पेशियल रिलेशनशिप। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू बोथ नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। तो आपका अगर इंग्लिश में होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। इराटोस्थनीज, टॉलमी और स्ट्रैबो के भौतिकी योगदान की चर्चा कीजिए। डिस्कस द जियोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ सेंस। क्या है, टोलमी एंड स्ट्रैबो, टोलमी और स्ट्रैबो, ये पी साइलेंट होगा इसमें, टोलमी एंड स्ट्रैबो। तो देखिए, इराटोस्थनीज, टोलमी और स्ट्रैबो प्राचीन काल के महत्वपूर्ण भूगोलवेता थे जिन्होंने भूगोल के विकास की आधार भूमि तैयार की। इराटोस्थनीज को भूगोल के विकास में विशेष स्थान प्राप्त है। उन्होंने पृथ्वी के आकार और परिधि के अनुमान से संबंधित कार्य किया तथा भौगोलिक अध्ययन को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास भी किया। भूगोल शब्द के प्रयोग से भी उनका नाम जुड़ा हुआ है। टॉलमी ने भूगोल और मानचित्र निर्माण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने स्थानों की स्थिति निर्धारित करने के लिए अक्षांश और देशांतर की अवधारणाओं को व्यवस्थित रूप से उपयोग किया। उनके कार्यों ने बाद के मानचित्रकारों और भूगोलवेताओं को प्रभावित भी किया। अब बात करते हैं स्ट्रैबो की। तो स्ट्रैबो का योगदान मुख्य रूप से क्षेत्रीय और वर्णनात्मक भूगोल से संबंधित था। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों, देशों, लोगों और प्राकृतिक परिस्थितियों का वर्णन किया। उनके अध्ययन में मानव जीवन और प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच संबंधों की झलक दिखाई देती है। इन तीनों भूगोलवेताओं के योगदान ने प्राचीन भूगोल को केवल यात्रा विवरण से आगे बढ़ाकर योगदान ने प्राचीन भूगोल को केवल यात्रा विवरण से आगे बढ़ाकर व्यवस्थित अध्ययन की दिशा प्रदान की। इराटोस्थनीज ने मापन और भौगोलिक अवधारणाओं को महत्व दिया। टॉलमी ने गणितीय भूगोल और मानचित्र निर्माण को विकसित किया तथा स्ट्रैबो ने क्षेत्रीय वर्णन को महत्व दिया। इस प्रकार इन तीनों का योगदान आधुनिक भूगोल के ऐतिहासिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। अब इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आप अपना देखते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। अल इदरीसी और अल मसूदी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो अल इदरीसी और अल मसूदी मध्यकालीन अरब भूगोल के महत्वपूर्ण विद्वान थे। इनके कार्यों ने भौगोलिक ज्ञान को विस्तृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों, स्थानों, लोगों और प्राकृतिक परिस्थितियों से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। अल इदरीसी विशेष रूप से मानचित्र निर्माण और क्षेत्रीय विवरण के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक जानकारी को संकलित किया। उनके कार्य में विभिन्न देशों और स्थानों की स्थिति, प्राकृतिक विशेषताओं तथा मानव जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है। उनके मानचित्र और भौगोलिक विवरण उस समय उपलब्ध ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत थे।
अब बात करते हैं अल मसूदी। तो अल मसूदी ने भी यात्राओं और विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर भौगोलिक ज्ञान को समृद्ध किया। उनके लेखन में प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ साथ लोगों, संस्कृति और क्षेत्रों से संबंधित विवरण मिलते हैं। इन विद्वानों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी को एक स्थान पर संकलित किया। उनके कार्यों में यात्रा, क्षेत्रीय विवरण और मानव जीवन से संबंधित जानकारी का समन्वय दिखाई देता है। अरब भूगोलवेताओं ने प्राचीन यूनानी ज्ञान को सुरक्षित रखने और आगे विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यों ने बाद में यूरोपीय भूगोल के विकास को भी प्रभावित किया। इस प्रकार अल इदरीसी और अल मसूदी मध्यकालीन भौगोलिक ज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में है। अब चलिए 4 नंबर, हमबोल्ट, रिटर और रैटजेल के भौगोलिक विचारों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल आइडियाज ऑफ हमबोल्ट, रिटर एंड रैटजेल। तो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, कार्ल रिटर और फ्रेडरिक रैटजेल आधुनिक भूगोल के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण भूगोलवेता हैं। इन तीनों ने भूगोल के स्वरूप और अध्ययन विधि को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमबोल्ट ने मुख्य रूप से प्राकृतिक भूगोल के अध्ययन को व्यवस्थित रूप देने में योगदान दिया। उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं के बीच संबंधों और उनके क्षेत्रीय वितरण पर जोर दिया। विभिन्न प्राकृतिक तत्वों को अलग अलग देखने के बजाय उनके पारस्परिक संबंधों को समझने का प्रयास भी किया। कार्ल रिटर ने भूगोल में क्षेत्रीय दृष्टिकोण और मानव तथा पर्यावरण के संबंध को महत्व दिया। उन्होंने पृथ्वी और मानव जीवन के बीच संबंधों को समझने की कोशिश की। उनके विचारों ने मानव भूगोल के विकास को प्रभावित किया। रैटजेल मानव भूगोल और पर्यावरणीय विचारधारा से जुड़े महत्वपूर्ण भूगोलवेता थे। उनके विचारों में प्राकृतिक पर्यावरण की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान मिला। वे मानव समाज और उसके विकास को पर्यावरणीय परिस्थितियों के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। इन तीनों के विचारों में अंतर होने के बावजूद उन्होंने भूगोल को व्यवस्थित वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित करने में योगदान दिया। हमबोल्ट ने प्राकृतिक प्रक्रियाओं और उनके संबंधों पर जोर दिया। रिटर ने मानव पर्यावरण संबंधों और क्षेत्रीय अध्ययन को महत्व दिया तथा रैटजेल ने पर्यावरणीय प्रभाव और मानव भूगोल के अध्ययन को विकसित किया। इस प्रकार आधुनिक भूगोल के निर्माण में इन तीनों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आप देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए 5वां प्रश्न, भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा को समझाइए। तो भूगोल में द्वैतवाद क्या होता है? तो भूगोल के विकास के दौरान अनेक ऐसे दृष्टिकोण विकसित हुए जिनमें किसी विषय को दो अलग अलग या कभी कभी विरोधी पक्षों में समझने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार के विभाजन को भूगोल में द्वैतवाद कहा जाता है। सबसे प्रमुख द्वैतवाद भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच दिखाई देता है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक तत्वों जैसे स्थल, रूप, जलवायु, जल, मृदा और वनस्पति का अध्ययन करता है, जबकि मानव भूगोल जनसंख्या, बस्तियों, कृषि, उद्योग, परिवहन और अन्य मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करता है। दूसरा महत्वपूर्ण द्वैतवाद, हाँ ये आप पढ़े होंगे, नियतिवाद और संभववाद के बीच है। नियतिवाद प्राकृतिक पर्यावरण की भूमिका को प्रमुख मानता है और मानव जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव को अधिक महत्व देता है। संभववाद मानव की क्षमता, विकल्प और तकनीकी ज्ञान को महत्व देता है। इसके अलावा क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के बीच भी द्वैतवादी दृष्टिकोण देखा गया है। क्रमबद्ध भूगोल किसी एक भौगोलिक तत्व या घटना का विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल किसी विशेष प्रदेश का समग्र अध्ययन करता है। द्वैतवाद का महत्व यह है कि इससे भूगोल के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में सहायता मिलती है। हालांकि आधुनिक भूगोल इन विभाजनों को कठोर रूप से स्वीकार करने के बजाय विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, इस प्रकार द्वैतवाद भूगोल के वैचारिक विकास को समझने का महत्वपूर्ण आधार है। चलिए हो गया। अब 6ठे नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। नियतिवाद, संभववाद और नव नियतिवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। नियतिवाद, संभववाद और नव नियतिवाद भूगोल में मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध को समझने वाली प्रमुख विचारधाराएं हैं। नियतिवाद प्राकृतिक पर्यावरण को मानव जीवन और गतिविधियों को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व मानता है। इसके अनुसार जलवायु, स्थल रूप, जल और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियां मानव के जीवन, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। इस दृष्टिकोण में प्रकृति की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। संभववाद नियतिवाद की कठोरता के विरुद्ध विकसित हुआ। संभववाद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण मानव के सामने अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है, लेकिन मानव अपनी बुद्धि, तकनीक और संस्कृति के माध्यम से उन संभावनाओं में से विकल्प चुन सकता है। इसलिए मानव को केवल पर्यावरण का निष्क्रिय परिणाम नहीं माना जाता। बिल्कुल, और ये कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि मानव ने तो हमें बहुत सारा प्राकृतिक संसाधन दिया, लेकिन उसको
प्रॉपर संसाधन के रूप में कैसे यूज करना है ये तो हम लोग ही डिसाइड किए ना, मानव ही डिसाइड किया। जैसे कि वैज्ञानिक हो गए तो वो मानव ही डिसाइड करता है ना, ठीक है। नव नियतिवाद दोनों विचारधाराओं के बीच संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें माना जाता है कि मानव के पास विकल्प और तकनीकी क्षमता है, लेकिन वह प्राकृतिक पर्यावरण की सीमाओं को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए विकास करते समय पर्यावरणीय सीमाओं और मानव आवश्यकताओं के बीच संतुलन आवश्यक है। इन तीनों विचारधाराओं का मुख्य अंतर मानव और प्रकृति की भूमिका के महत्व में है। नियतिवाद में प्रकृति प्रमुख है, संभववाद में मानव की भूमिका प्रमुख होती है, और नव नियतिवाद दोनों के बीच संतुलन पर जोर देता है। तो सबसे बढ़िया नव नियतिवाद हो गया। आधुनिक पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में नव नियतिवाद का दृष्टिकोण विशेष रूप से उपयोगी माना जा सकता है, क्योंकि यह मानव विकास के साथ पर्यावरणीय सीमाओं को भी महत्व देता है। यानी कि ये नियतिवाद और संभववाद दोनों के बीच का है, ठीक है, ये दोनों को महत्व देता है। अब 7 नंबर है क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में अंतर बताइए। तो क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में क्या अंतर है, तो देखिए। तो क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल भूगोल के अध्ययन की दो महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं। क्रमबद्ध भूगोल में किसी विशेष भौगोलिक तत्व या घटना का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए जलवायु, जनसंख्या, कृषि, उद्योग या परिवहन को विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन किया जा सकता है। इसमें किसी एक घटना के वितरण, कारण और विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है। इसके विपरीत प्रादेशिक भूगोल किसी विशेष प्रदेश का समग्र अध्ययन करता है। किसी प्रदेश की जलवायु, स्थल रूप, मिट्टी, वनस्पति, जनसंख्या, कृषि, उद्योग और अन्य विशेषताओं को एक साथ समझने का प्रयास किया जाता है। क्रमबद्ध भूगोल का दृष्टिकोण विषय आधारित होता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल का दृष्टिकोण क्षेत्र आधारित होता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत की जलवायु का अध्ययन करते हैं तो यह क्रमबद्ध दृष्टिकोण होगा, लेकिन यदि हम बिहार के प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का एक साथ अध्ययन करते हैं तो यह प्रादेशिक दृष्टिकोण होगा। दोनों पद्धतियों की अपनी उपयोगिता है। क्रमबद्ध भूगोल किसी विशेष घटना को व्यापक स्तर पर समझने में सहायता करता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल किसी क्षेत्र की समग्र भौगोलिक विशेषताओं को समझने में मदद करता है। आधुनिक भूगोल में दोनों दृष्टिकोण को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब 8वां प्रश्न है भूगोल में मात्रात्मक क्रांति और व्यवहारवाद की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, भूगोल के विकास में मात्रात्मक क्रांति एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इसके माध्यम से भूगोल में गणितीय, सांख्यिकीय और मॉडल आधारित विधियों का प्रयोग बढ़ा। इसका उद्देश्य भूगोल को अधिक विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना था। मात्रात्मक दृष्टिकोण में आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, सांख्यिकीय विश्लेषण और गणितीय मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इससे भौगोलिक घटनाओं के बीच संबंधों को मापने और समझने में सहायता मिलती है। स्थानिक प्रतिरूपों और वितरण का विश्लेषण भी अधिक व्यवस्थित हुआ। हालांकि केवल गणितीय मॉडल के माध्यम से मानव व्यवहार को पूरी तरह समझना कठिन था। इसी पृष्ठभूमि में भूगोल में व्यवहारवाद का विकास हुआ। व्यवहारवादी दृष्टिकोण मानव के व्यवहार, सोच, अनुभव, धारणा और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर जोर देता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि लोग किसी स्थान को किस प्रकार देखते हैं और अपनी गतिविधियों के लिए निर्णय कैसे लेते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा बाजार, आवास, परिवहन मार्ग या कार्यस्थल के चुनाव को केवल दूरी या आर्थिक कारकों से नहीं समझा जा सकता। इसकी व्यक्तिगत पसंद, अनुभव और धारणा भी महत्वपूर्ण हो सकती है। इस प्रकार मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल में वैज्ञानिक और सांख्यिकीय विश्लेषण को बढ़ावा दिया, जबकि व्यवहारवाद ने मानव निर्णय और व्यवहार को महत्व दिया। दोनों ने भूगोल को अधिक विश्लेषणात्मक तथा बहुआयामी बनाने में योगदान दिया, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये होगा 9। अनुप्रयुक्त भूगोल और स्थानिक विश्लेषण के महत्व की चर्चा कीजिए। अनुप्रयुक्त भूगोल भूगोल के ज्ञान और विधियों का वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान में प्रयोग है। इसका उद्देश्य भौगोलिक ज्ञान को केवल सैद्धांतिक स्तर पर सीमित न रखकर व्यवहारिक निर्णयों में उपयोग करना। अनुप्रयुक्त भूगोल का उपयोग क्षेत्रीय नियोजन, नगरीय नियोजन, संसाधन प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरणीय समस्याओं और विभिन्न विकास योजनाओं में किया जा सकता है। किसी क्षेत्र की प्राकृतिक और मानवीय विशेषताओं को समझकर अधिक उपयुक्त योजना बनाने में सहायता मिलती है। स्थानिक विश्लेषण भौगोलिक घटनाओं के स्थानिक वितरण, प्रतिरूप और संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें यह समझने का प्रयास किया जाता है कि कोई घटना कहाँ स्थित है, उसका वितरण कैसा है और विभिन्न घटनाओं के बीच स्थानिक संबंध क्या है। आधुनिक भूगोल में स्थानिक विश्लेषण के लिए गणितीय, सांख्यिकीय और कंप्यूटर आधारित विधियों का उपयोग किया जाता है। इससे जटिल भौगोलिक आंकड़ों को समझने और उनके आधार पर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। स्थानिक विश्लेषण का उपयोग जनसंख्या वितरण, परिवहन नेटवर्क, नगरीय विस्तार, संसाधन वितरण और पर्यावरणीय समस्याओं के अध्ययन में किया जा सकता है।
अनुप्रयुक्त भूगोल और स्थानिक विश्लेषण दोनों आधुनिक भूगोल को व्यवहारिक और निर्णय उन्मुख बनाते हैं। इस प्रकार भूगोल का महत्व केवल पृथ्वी के अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वास्तविक समस्याओं के विश्लेषण और समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मैकिंडर की हार्टलैंड अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो मैकिंडर आधुनिक राजनीतिक भूगोल और भू राजनीतिक चिंतन के प्रमुख विद्वानों में से एक थे। उन्होंने विश्व की राजनीतिक शक्ति और भौगोलिक स्थिति के बीच संबंध को समझाने के लिए हार्टलैंड अवधारणा प्रस्तुत की। इस अवधारणा में उन्होंने विश्व के राजनीतिक नियंत्रण में मध्य यूरेशिया के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया। मैकिंडर के अनुसार विश्व के भूभाग को समझने में यूरेशिया का केंद्रीय भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस केंद्रीय क्षेत्र को उन्होंने हार्टलैंड कहा। यह क्षेत्र समुद्री शक्तियों से अपेक्षाकृत सुरक्षित था और विशाल स्थल क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधनों तथा सामरिक स्थिति के कारण विशेष महत्व रखता था। उनकी अवधारणा में पूर्वी यूरोप को हार्टलैंड तक पहुंचने का महत्वपूर्ण मार्ग माना गया। मैकिंडर ने भौगोलिक स्थिति को राजनीतिक और सामरिक शक्ति से जोड़कर देखने का प्रयास किया। उनका विचार था कि जिस शक्ति का प्रभाव हार्टलैंड पर स्थापित होगा, वह व्यापक यूरेशियाई क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने की स्थिति में आ सकती है। हार्टलैंड अवधारणा ने राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में भौगोलिक स्थिति, संसाधन परिवहन और सामरिक शक्ति के महत्व को स्पष्ट किया। बाद में इस सिद्धांत पर अनेक विद्वानों ने चर्चा और आलोचना की तथा बदलती तकनीक और राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में इसकी सीमाओं पर विचार किया। फिर भी मैकिंडर का योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संबंधों के बीच संबंध को व्यवस्थित रूप से समझाने का प्रयास किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कुल 12 प्रश्न हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आप अब लॉन्ग में आ जाते हैं। व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं और भूगोल में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये आपका 11 नंबर प्रश्न है, तो आप इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश में है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, भूगोल में परिवर्तित प्रतिमान और नवीन प्रवृत्तियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये हो गया आपका। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको बोलते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको बोलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, इसको दीर्घ बोलते हैं। ठीक है, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपका है, भूगोल की प्रकृति, विषय वस्तु तथा अन्य विज्ञानों के साथ इसके संबंध की प्रस्तुत व्याख्या कीजिए। तो ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है। ठीक है, भूगोल एक व्यापक और अंतर्विषयक विषय है जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तथा मानवीय तत्वों और उनके स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है। भूगोल का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं कि कोई घटना कहाँ स्थित बल्कि यह समझाना भी है कि वह कहाँ क्यों स्थित है तथा विभिन्न घटनाओं के बीच क्या संबंध है। भूगोल की प्रकृति को समझने के लिए इसके 2 प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया जा सकता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में स्थल रूप, जलवायु, जल, मिट्टी, वनस्पति आदि प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में जनसंख्या, बस्तियाँ, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार और मानव गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल का विषय विस्तार अत्यंत व्यापक है। इसमें स्थान, क्षेत्र, पर्यावरण, मानव प्रकृति संबंध और स्थानिक वितरण जैसे विषय महत्वपूर्ण हैं। भूगोल का प्राकृतिक विज्ञानों से गहरा संबंध है। भूविज्ञान की सहायता से स्थल रूप और पृथ्वी की संरचना को समझा जाता है। जलवायु संबंधी अध्ययन में मौसम विज्ञान और भौतिकी की सहायता ली जाती है। जीव विज्ञान वनस्पति और जीव जगत के अध्ययन में उपयोगी है। इसी प्रकार मानव भूगोल का संबंध सामाजिक विज्ञानों से है। जनसंख्या अध्ययन में, समाजशास्त्र, आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन में, अर्थशास्त्र, राजनीतिक क्षेत्रों के अध्ययन में, राजनीतिक विज्ञान और ऐतिहासिक विकास को समझने में इतिहास की सहायता मिलती है। आधुनिक भूगोल में गणित और सांख्यिकी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आंकड़ों के विश्लेषण, प्रतिरूपों की पहचान और स्थानिक संबंधों को समझने के लिए गणितीय और सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार भूगोल प्रकृति और सामाजिक विज्ञानों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है। इसकी विशेषता यह है कि यह मानव और प्राकृतिक पर्यावरण दोनों को एक स्थानिक दृष्टिकोण से समझता है। ये इंग्लिश में है आपका। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन एवं आधुनिक भूगोलवेत्ताओं इरेटोस्थनीज, टोलेमी, स्ट्रैबो, अल इदरीसी, अर्ल्स मसूदी, हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल, ब्लास और मैकिंडर के योगदान की विवेचना कीजिए। तो भूगोल के विकास में अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ताओं से लेकर
आधुनिक भूगोलवेताओं तक भूगोल के विषय और अध्ययन विधियों में निरंतर परिवर्तन हुआ। इराटोस्थनीज ने भूगोल के व्यवस्थित रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे पृथ्वी की परिधि के अनुमान और भौगोलिक मापन से जुड़े कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरा, टॉलमी ने गणितीय भूगोल और मानचित्र निर्माण को विकसित किया। उसके बाद आगे अक्षांश और देशांतर के माध्यम से स्थानों की स्थिति को व्यवस्थित करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। अगला, स्ट्रैबो ने क्षेत्रीय और वर्णनात्मक भूगोल को महत्व दिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों और लोगों का वर्णन किया। उसके बाद मध्यकाल में अल इदरीसी ने मानचित्र और क्षेत्रीय भौगोलिक विवरण के विकास में योगदान दिया। अल मसूदी ने यात्राओं और विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर भौगोलिक ज्ञान को प्रस्तुत किया। आगे, आधुनिक भूगोल में हमबोल्ट ने प्राकृतिक घटनाओं के व्यवस्थित अध्ययन और उनके पारस्परिक संबंधों पर जोर दिया। रिटर ने मानव और पृथ्वी के संबंध तथा क्षेत्रीय अध्ययन को महत्व दिया। अब रैटजेल की बात करें तो रैटजेल ने मानव भूगोल में पर्यावरणीय प्रभावों को प्रमुखता दी और नियतिवाद विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्लास संभववाद से जुड़े प्रमुख भूगोलवेता थे। उन्होंने मानव की सक्रिय भूमिका और पर्यावरण द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं को महत्व दिया। मैकिंडर ने राजनीतिक भूगोल और भू राजनीतिक विचारों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी हार्टलैंड अवधारणा भू राजनीतिक विचारधारा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन सभी विद्वानों के योगदान ने भूगोल को वर्णनात्मक ज्ञान से वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और वैचारिक विषय के रूप में विकसित किया। ठीक है, अब इंग्लिश में है तो इंग्लिश में देख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है आपका, तो देखिए, भूगोल में द्वैतवाद की विस्तृत व्याख्या करते हुए भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, नियतिवाद बनाम संभववाद तथा क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल की तुलना कीजिए। तो भूगोल के विकास में अनेक वैचारिक विभाजन दिखाई देते हैं। इन्हें भूगोल का द्वैतवाद कहा जाता है। द्वैतवाद का अर्थ दो अलग अलग या विरोधी दृष्टिकोणों के माध्यम से किसी विषय को समझना। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रमुख द्वैतवाद भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक तत्वों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि मानव भूगोल मानव समाज और उसकी गतिविधियों का अध्ययन करता है। दोनों अलग अलग विषय वस्तु पर जोर देते हैं, लेकिन वास्तविकता में मानव और प्राकृतिक पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा प्रमुख द्वैतवाद नियतिवाद और संभव्यवाद का है। नियतिवाद प्राकृतिक पर्यावरण की भूमिका को प्रमुख मानता है, वहीं संभववाद मानव की बुद्धि, संस्कृति और तकनीक के माध्यम से पर्यावरण द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं के उपयोग पर जोर देता है। इन दोनों के बीच संतुलित दृष्टिकोण के रूप में नव नियतिवाद विकसित हुआ। इसमें मानव की स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए प्राकृतिक पर्यावरण की सीमाओं को भी महत्व दिया जाता है। तीसरा द्वैतवाद क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल का है। तो क्रमबद्ध भूगोल किसी एक भौगोलिक तत्व का विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्थित अध्ययन करता है। प्रादेशिक भूगोल किसी विशेष प्रदेश के सभी प्रमुख भौगोलिक तत्वों का समग्र अध्ययन करता है। द्वैतवाद ने भूगोल के विभिन्न दृष्टिकोणों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आधुनिक भूगोल में इनके बीच समन्वय स्थापित करने पर अधिक जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। नियतिवाद, संभववाद और नव नियतिवाद का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। तो मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध को समझना भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसी संबंध की व्याख्या के लिए नियतिवाद, संभव्यवाद और नव नियतिवाद जैसी विचारधाराएं विकसित हुई। नियतिवाद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन और उसकी गतिविधियों को महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। जलवायु, स्थल रूप, जल और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियां मानव के जीवन, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। इस विचारधारा में प्रकृति की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। नियतिवाद की आलोचना इस आधार पर की गई कि यह मानव की क्षमता, संस्कृति और तकनीकी विकास को पर्याप्त महत्व नहीं देता। मानव ने अपनी तकनीकी क्षमता के माध्यम से अनेक प्राकृतिक बाधाओं को कम किया है। इसके प्रतिक्रिया के रूप में संभववाद का विकास हुआ। संभववाद के अनुसार प्रकृति मानव के सामने संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मानव अपनी बुद्धि, तकनीक और संस्कृति के आधार पर उनमें से चुनाव कर सकता है। इस प्रकार मानव को सक्रिय भूमिका प्रदान की गई। संभववाद की भी आलोचना हुई, क्योंकि यदि मानव की क्षमता को अत्यधिक महत्व दिया जाए तो पर्यावरणीय सीमाओं और प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता की उपेक्षा हो सकती है। इसलिए नव नियतिवाद एक संतुलित दृष्टिकोण के रूप में सामने आया। इसमें माना गया कि मानव के पास विकल्प है, लेकिन उसके सभी विकल्प प्राकृतिक पर्यावरण की सीमाओं से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन आवश्यक है। आज के संदर्भ में यह दृष्टिकोण
महत्वपूर्ण है क्योंकि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु संबंधी समस्याएं मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की आवश्यकता को दर्शाती है। तो ये चौथा प्रश्न भी हो गया। अब चलिए पांचवें प्रश्न पे आते हैं। भूगोल में क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल की अवधारणा, विशेषताओं एवं महत्व की चर्चा कीजिए। तो भूगोल के अध्ययन में क्रमबद्ध और प्रादेशिक दोनों दृष्टिकोणों का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों का उद्देश्य भौगोलिक घटनाओं को समझना है, लेकिन उनकी अध्ययन पद्धति अलग है। क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक भौगोलिक तत्व या घटना को व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए जलवायु, जनसंख्या, कृषि, उद्योग या परिवहन को अलग अलग विषयों के रूप में लेकर विभिन्न क्षेत्रों में उनका अध्ययन किया जा सकता है। इसमें वितरण, कारण, प्रतिरूप और संबंधों पर अध्ययन दिया जाता है। क्रमबद्ध भूगोल की प्रमुख विशेषता इसका विषय आधारित दृष्टिकोण है। इससे किसी एक घटना के व्यापक वितरण और विभिन्न क्षेत्रों के बीच उसकी तुलना की जा सकती है। इसके विपरीत प्रादेशिक भूगोल किसी विशेष प्रदेश को अध्ययन की मूल इकाई मानता है। इसमें उस प्रदेश की प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का समग्र अध्ययन किया जाता है। किसी क्षेत्र की जलवायु, स्थल रूप, मिट्टी, वनस्पति, जनसंख्या, कृषि, उद्योग और परिवहन को एक दूसरे से जोड़कर समझा जाता है। प्रादेशिक भूगोल की विशेषता इसका क्षेत्र आधारित और समग्र दृष्टिकोण है। यह किसी देश की विशिष्टता और आंतरिक संबंधों को समझने में सहायता करता है। दोनों दृष्टिकोणों का अपना महत्व है। क्रमबद्ध भूगोल किसी विशेष घटना के सामान्य नियम और वितरण को समझने में सहायता करता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल किसी स्थान की विशिष्ट परिस्थितियों और समग्र चरित्र को समझने में मदद करता है। आधुनिक भूगोल में दोनों को परस्पर पूरक माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कुल 9 लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति, व्यवहारवाद, अनुप्रयुक्त भूगोल के विकास की विस्तृत चर्चा कीजिए। तो भूगोल के विकास में 20वीं शताब्दी के दौरान कई महत्वपूर्ण वैचारिक और पद्धतिगत परिवर्तन हुए। इनमें मात्रात्मक क्रांति, व्यवहारवाद और अनुप्रयुक्त भूगोल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल में गणितीय और सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया। भूगोलवेताओं ने आंकड़ों, मॉडल, सांख्यिकीय तकनीकों और गणितीय संबंधों के माध्यम से भौगोलिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया। इससे भूगोल अधिक विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक बना। मात्रात्मक दृष्टिकोण से स्थानिक प्रतिरूपों, वितरण और विभिन्न भौगोलिक तत्वों के बीच संबंधों को मापने की क्षमता बढ़ी। हालांकि मानव व्यवहार की जटिलता को केवल गणितीय मॉडल से समझने की सीमाएं भी सामने आई। इसी संदर्भ में व्यवहारवाद का विकास हुआ। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में मानव के अनुभव, धारणा, सोच और निर्णय लेने की प्रक्रिया को महत्व दिया गया। यह समझने का प्रयास किया गया कि लोग स्थानों को कैसे देखते हैं और अपनी गतिविधियों से संबंधित निर्णय कैसे लेते हैं। इसके बाद भूगोल का एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष अनुप्रयुक्त भूगोल के रूप में विकसित हुआ। इसमें भौगोलिक ज्ञान का उपयोग वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान में किया जाता है। क्षेत्रीय नियोजन, संसाधन प्रबंधन और नगरीय विकास, परिवहन और पर्यावरणीय समस्याओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। इन तीनों दृष्टिकोण ने भूगोल को अधिक वैज्ञानिक, मानव केंद्रित और व्यवहारिक बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। स्थानिक विश्लेषण, आगमनात्मक एवं निगमनात्मक उपागम तथा परिवर्तित प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए, आधुनिक भूगोल में अध्ययन केवल वर्णन तक सीमित नहीं है। विभिन्न विश्लेषणात्मक उपागमों के माध्यम से भौगोलिक घटनाओं के कारण संबंध और स्थानिक प्रतिरूपों को समझने का प्रयास किया जाता है। स्थानिक विश्लेषण भौगोलिक घटनाओं के स्थान, वितरण, प्रतिरूप और उनके बीच स्थानिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें यह देखा जाता है कि कोई घटना कहाँ स्थित है, उसका वितरण किस प्रकार है और अन्य घटनाओं से उसका क्या संबंध है। स्थानिक विश्लेषण में गणितीय, सांख्यिकीय और अन्य विश्लेषणात्मक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। आगमनात्मक उपागम विशेष घटनाओं और उदाहरणों के अध्ययन से सामान्य निष्कर्ष की ओर बढ़ता है। इसमें पहले तथ्यों और आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है और फिर उनसे सामान्य नियम या निष्कर्ष निकाला जाता है। निगमनात्मक उपागम सामान्य सिद्धांत या परिकल्पना से प्रारंभ करके विशिष्ट घटनाओं पर उसे लागू करता है। इसमें किसी सामान्य सिद्धांत की सहायता से विशिष्ट परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया जाता है। भूगोल के विकास में परिवर्तित प्रतिमान का अर्थ अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोण में परिवर्तन से है। भूगोल का विकास वर्णनात्मक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक, मात्रात्मक, व्यवहारवादी, अनुप्रयुक्त और स्थानिक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों की ओर हुआ है।
इन परिवर्तनों ने भूगोल के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक बनाया। साथ ही मानव व्यवहार, सामाजिक समस्याओं और व्यावहारिक उपयोग को भी महत्व दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? भूगोल में अवधारणा एवं पद्धतिगत विकास तथा नवीन प्रवृत्तियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो देखिए, भूगोल के विकास की प्रक्रिया निरंतर परिवर्तनशील रही है। प्रारंभिक भूगोल मुख्य रूप से स्थानों, यात्राओं और प्राकृतिक घटनाओं के वर्णन पर आधारित था। धीरे धीरे इसमें वैज्ञानिक मापन, क्षेत्रीय अध्ययन और मानव पर्यावरण संबंधों को महत्व दिया गया। आधुनिक भूगोल में कई नई अवधारणाएं और पद्धतियाँ विकसित हुई। इनमें मात्रात्मक क्रांति महत्वपूर्ण थी। इसके माध्यम से गणितीय और सांख्यिकीय विधियों को भूगोल में अधिक महत्व मिला। इसके बाद व्यवहारवाद ने मानव के व्यवहार, धारणा और निर्णय प्रक्रिया को अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बनाया। अनुप्रयुक्त भूगोल ने भूगोल के ज्ञान को व्यवहारिक समस्याओं से जोड़ा। स्थानिक विश्लेषण ने भौगोलिक घटनाओं के वितरण, प्रतिरूप और स्थानिक संबंधों को वैज्ञानिक ढंग से समझने का अवसर दिया। आगमनात्मक और निगमनात्मक उपागमों के प्रयोग से भौगोलिक अध्ययन में तार्किक विश्लेषण को बढ़ावा मिला। भूगोल में परिवर्तित प्रतिमान का अर्थ यह है कि समय के साथ अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोण बदलते रहे। एक समय वर्णनात्मक और क्षेत्रीय दृष्टिकोण प्रमुख था। बाद में मात्रात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ और फिर मानव व्यवहार तथा व्यवहारिक समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया गया। नवीन प्रवृत्तियों में अधिक विश्लेषणात्मक तकनीकी, स्थानिक और अनुप्रयुक्त दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। आधुनिक भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण, मानव समाज और स्थानिक संबंधों को एकीकृत रूप से समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार भूगोल का विकास केवल विषय वस्तु का विस्तार नहीं है, बल्कि उनकी अवधारणाओं, पद्धतियों और दृष्टिकोण में भी निरंतर परिवर्तन हुआ है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। भूगोल में नवीन प्रवृत्तियों तथा आधुनिक भौगोलिक अध्ययन के बदलते स्वरूप की विवेचना कीजिए। देखिए, भूगोल एक गतिशील विषय है और समय के साथ इसके अध्ययन की विषय वस्तु तथा पद्धतियों में परिवर्तन हुआ है। प्रारंभिक भूगोल में मुख्य रूप से पृथ्वी, स्थानों और क्षेत्रों का वर्णन किया जाता था। आधुनिक भूगोल अधिक विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक और अंतर विषयक बन गया है। मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल में गणितीय और सांख्यिकीय विधियों को महत्वपूर्ण बनाया। इससे भौगोलिक आंकड़ों का विश्लेषण अधिक व्यवस्थित हुआ। स्थानिक विश्लेषण ने विभिन्न घटनाओं के वितरण और स्थानिक संबंधों को समझने में सहायता की। व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने मानव की सोच, धारणा और निर्णय को महत्व दिया। इससे मानव भूगोल में केवल जनसंख्या या आर्थिक गतिविधियों का वर्णन करने के बजाय मानव व्यवहार को समझने पर जोर बढ़ा। अनुप्रयुक्त भूगोल ने भूगोल को व्यवहारिक समस्याओं के समाधान से जोड़ा। विकास योजना, क्षेत्रीय योजना, संसाधन प्रबंधन और पर्यावरणीय समस्याओं में भौगोलिक ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है। आधुनिक भूगोल में प्राकृतिक और मानव प्रक्रियाओं को अलग अलग देखने के बजाय उनके पारस्परिक संबंधों को समझने का प्रयास बढ़ा है। यह दृष्टिकोण पर्यावरणीय समस्याओं और सतत विकास जैसे विषयों के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। परिवर्तित प्रतिमान ने भूगोल को एक बहुआयामी विषय बना दिया है। आज भौगोलिक अध्ययन में वर्णनात्मक, मात्रात्मक, व्यवहारवादी, स्थानिक और अनुप्रयुक्त सभी दृष्टिकोणों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। इस प्रकार आधुनिक भूगोल केवल पृथ्वी के विभिन्न स्थानों का वर्णन करने वाला विषय नहीं है, बल्कि यह स्थान, पर्यावरण, मानव व्यवहार और सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं के बीच संबंधों का विश्लेषण करने वाला व्यापक विषय बन चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका मॉडल सेट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अगले वीडियो में मेजर 11 ज्योग्राफी का भी मॉडल सेट करवा देंगे। तो देखिए, ये जो आपका सेशन है ना, कितना देर का है, लगभग 45 मिनट का ये सेशन है। आप अगर ये पूरा 45 मिनट वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कहीं भी दूसरा वीडियो देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और आप इसका PDF ले लेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, PDF भी पढ़ सकते हैं। बाकी PDF पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को पूरा 45 मिनट वॉच कीजिएगा। उसके बाद PDF अगर आपको फिर भी याद नहीं होता है तो आप PDF का हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो यकीन मानिए कि आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको एग्जाम में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग से निवेदन यही है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। बाकी आपको PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।